अभी तक हम लोगों ने बात करी थी किस चीज़ की, देखिए 2 सीरीज लॉन्च हो चुकी है अब तक। पहली सीरीज जो हम लोगों की थी उसमें बेसिक्स की बात करी थी। हमने बेसिक्स की बात करी थी, जैसे सेट थियरी से इनिशिएट किया था, सेट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इन चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करा था। वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, जो कुछ भी बेसिक्स होते हैं अलजेब्रा के रिगार्डिंग, जो चीज़ें बेसिक थी, हमें हमेशा यूज में आने वाली थी, उन बेसिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था अभी तक, ठीक है। दूसरी सीरीज हमारी लॉन्च हुई ऑटोमॉर्फिज्म पे। ऑटोमॉर्फिज्म पे 6 वीडियो हो चुके हैं ऑलरेडी अभी तक। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, एग्जांपल्स उसके हमने 3-4 देखे अच्छे से, उसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स देखी। और अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा थ्योरम नंबर 3, इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्योंकि रिपीटेशन पॉसिबल नहीं होता है कॉन्सेप्ट्स का अगेन एंड अगेन, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ बेसिक्स के। क्योंकि बेसिक्स अगर आप नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम होगी फिर ऑटोमॉर्फिज्म समझने में। और ऑटोमॉर्फिज्म के भी सारे लेक्चर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए आप, प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग कैटेगरी रखी, वहाँ पे 1 बाय 1 वीडियोज़ देखिए। और ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है लखनऊ यूनिवर्सिटी के सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, हमेशा और हमेशा के लिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर के लिए, और कॉन्सेप्ट तो सभी के लिए यूज़फुल है। मैंने क्लियर एक्सप्लेनेशन करा हर चीज़ का, कि कहीं और आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 7। यहाँ पे ये थ्योरम स्क्रीन पे दिख रही है, इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट हमारा टारगेट क्या होता है, स्टेटमेंट को समझना, स्टेटमेंट में जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स को समझना, मैथमेटिकल को कॉन्सेप्ट को उनके समझना, एस्पेक्ट्स को समझना, देन आफ्टर स्टेटमेंट को रिकम्बाइन करके समझना, फिर क्या प्रूफ करना है उसको अपनी मैथमेटिकल नॉलेज के बेस पे प्रूफ करने की कोशिश करना, ठीक। और अगर नॉलेज नहीं है तो एडिशनल हम लोग उसको देखते हैं कि क्या यहाँ पे मैथमेटिकली क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है आपका थ्योरम 3 जो है, इसमें स्टेटमेंट देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म। मैंने आपको ऑटोमॉर्फिज्म के प्रीवियस लेक्चर में इनर ऑटोमॉर्फिज्म बताई हैं, आई ऑफ जी इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में बताया हमने, इनर आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे रिपीटेशन पॉसिबल नहीं, अगेन एंड अगेन। द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म आई जी ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ जल्दी से, इनर ऑटोमॉर्फिज्म मैंने आपको क्या बताई थी। ऑटोमॉर्फिज्म के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी एक ग्रुप है उसकी 2 कॉपीज लीजिए, डोमेन को डोमेन के तरीके सेम ग्रुप सर्व करना चाहिए, उस पे मैपिंग डिफाइन करिए। जैसे मैपिंग आपने फाई डिफाइन कर ली, ये फाई मैपिंग जो आपकी है ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी अगर ये फाई आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म की बात देन आफ्टर फिर आपको आपको देखना पड़ेगा फाई आइसोमॉर्फिज्म है। और इनर ऑटोमॉर्फिज्म की रिगार्डिंग बात करें तो हम लोगों ने एफए डिफाइन करा था, एक तरीके का मैप जो ऑटोमॉर्फिज्म हो गया था और इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोला था। एफए डिफाइन कैसे होता है, एफए इस तरीके डिफाइन होता है, जी टू जी सेम डोमेन कोडोमेन में सेम तो लेना ही, ऑटोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। और एफए को अगर कोई एलिमेंट एक्स फीड कराते हैं तो ये क्या होता था लिखने का तरीका, ए इनवर्स को आगे रखा, ए फिक्स्ड एलिमेंट होता था जी का, ए को पीछे रखा और इस एक्स को इंसर्ट कर दिया बीच में, इस तरीके लिखते थे इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। और इनर ऑटोमॉर्फिज्म के कलेक्शन को आई ऑफ जी से लिखते थे, यानी कि जी पे जितनी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं उनका कलेक्शन। तो द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स आई जी ऑफ अ ग्रुप जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप of its automorphisms and isomorphic to the quiescent group G by Z, where Z is the center of group। देखिए यहाँ पे क्या है, पेन किन किन वर्ड्स में आपको पेन है एकदम क्लियर समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेट आपको पता है, बेसिक्स में मैंने क्लियर करा है सेट क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में आपको पता है। अभी नॉर्मल सब ग्रुप आपको क्लियर नहीं है, इसके बारे में बात करनी होगी कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या। इवन मैंने सब ग्रुप भी नहीं बताया, अभी आपको सिर्फ ग्रुप बताया था। और इसके बाद ऑटोमॉर्फिज्म वर्ड क्लियर है। आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक मीन्स आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसमें कोई पेन नहीं है। क्वेसेंट ग्रुप क्या है, मैंने तो सिर्फ ग्रुप बताया आपको, अबेलियन ग्रुप बताया है, और हाँ अबेलियन ग्रुप तक मैंने आपको बताया। तो ये क्वेसेंट ग्रुप जी वाई जेड क्या है, जेड आपका सेंटर है, तो सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है। यहाँ पे 3 प्रॉब्लम है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, क्वेसेंट ग्रुप क्या है, और सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट भी है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट फॉर एनी ग्रुप जी, उसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, किसी भी ग्रुप जी के लिए प्रूफ दैट
prove that inner automorphisms from a normal subgroup of the group of the automorphism AG of G। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वही प्रीवियस जो है वही ये भी है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन होता है, जो ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन किसी ग्रुप पे था वो ए ऑफ जी था। इसमें आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी थी और आउटर ऑटोमॉर्फिज्म भी थी। तो जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है ये आपका ए ऑफ जी था, ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन। इसमें या तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स थी उनका कलेक्शन था और आउटर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन था। तो ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है, ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है ए ऑफ जी का। इस चीज़ को प्रूव करना है हमें, ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करना है। और ऊपर वाले स्टेटमेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में अगर देखें तो नॉर्मल सब ग्रुप वहाँ यहाँ भी बात करी गई, वहाँ भी नॉर्मल सब ग्रुप की बात हमें करनी ही होगी। क्वेसेंट ग्रुप जी वाई जेड की बात हमें करनी होगी और जेड सेंटर है। अब ये तीनों बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। तो जब कहीं भी मेरे लेक्चर्स में किसी भी स्टेटमेंट को, अभी क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ जितना मैंने बताया उसके बेस पे, अभी तक नहीं क्लियर हुआ, तो इसके प्रूफ को हम कैसे प्रोसीड करें। प्रॉब्लम मैथ में वहीं आती जब हमें स्टेटमेंट क्लियर नहीं होते हैं, हमें क्वेश्चन नहीं क्लियर होते करना क्या है, और हम प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए जब भी मेरे लेक्चर्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी एक साथ 2-3 प्रॉब्लम्स और जो बड़े बड़े टॉपिक्स होंगे, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको एडिशनली वहाँ पे एक जो दूंगा वो होगा आपका नॉलेज कैप्सूल। नॉलेज कैप्सूल नाम से मैं लॉन्च करूँगा, उसमें मैं आपको एडिशनल ये नॉलेज दूंगा जहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए चीज़ों का, ठीक है। तो फिर नॉलेज कैप्सूल में चलते हैं जिसमें हम इन तीनों चीज़ों को, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, क्वेसेंट ग्रुप क्या है और जेड सेंटर क्या है ग्रुप का, इन तीनों को जानते हैं। फर्दर हम वापस आएंगे और इस स्टेटमेंट को रिकम्बाइन करेंगे, तब थ्योरम के प्रूफ की तरफ हम बढ़ पाएंगे। पूरे ऑनेस्टली हम लोग एक एक चीज़ को क्लियर समझते हुए ही प्रूफ कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो फिर हम वापस आते हैं। तो हम लोग नॉलेज पॉइंट, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था नॉलेज पॉइंट, और इसका कंटेंट आपका ये मैंने लिखा हुआ है नॉलेज पॉइंट, इसका कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम लोग इसके बारे में इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस में अभी आपने देखा थ्योरम्स में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, थ्योरम्स में आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी हो गया कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज जो बेसिक में नहीं थी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी थी मैंने, वो यहाँ पे दी जाए ताकि आप थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ सको और आगे भी आपके लिए जो हेल्पफुल हो। जितनी रिक्वायर्ड मुझे लगती है ऐसे मैं बीच बीच में आपको देते रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ कंटेंट देखने क्या क्या ज़रूरी है अब आपको जानना है इस स्टेज पे। पहला, मेथड टू प्रूव अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप एज अ सब ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप मैंने बोला, ग्रुप में एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन होता है, ये 4 प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई करे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक ग्रुप हो जाता था। लेकिन इस ग्रुप वाले जो नॉन एम्प्टी सेट जी है, नॉन एम्प्टी सेट जी है, उसका कोई सबसेट अगर एच हो, उसका कोई सबसेट एच हो तो वो सब ग्रुप भी तो हो सकता है। तो उस एच को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए एक तो ये चीज़ है कि आप उसको ग्रुप प्रूफ कर लीजिए, चारों प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन करिए, लेकिन अगेन एंड अगेन रिपीटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक अल्टरनेट मेथड होता है प्रूफ करने का नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप, तो उसको हम लोग देखेंगे कि सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं। कोसेट्स क्या होते हैं ग्रुप के, ये नया वर्ड है, कोसेट्स क्या होते हैं ग्रुप के, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे मैंने 10 पॉइंट्स बना रखे हैं, कोसेट्स क्या होते हैं डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप, ये थ्योरम में इंपॉर्टेंट था, इसको भी देखेंगे। फैक्टर ग्रुप या क्वेसेंट ग्रुप क्या है, फंडामेंटल थ्योरम क्या है, ये वहाँ पे काम करेगी प्रूफ करने में उस थ्योरम को। और कुछ एडिशनल नॉलेज उस थ्योरम के लिए जो अभी नहीं यूजफुल है लेकिन आगे पढ़ेंगे, उसको भी हम ऐसे नॉलेज कैप्सूल में दे रहे हैं। बीच बीच में हम ऐसे बनाते रहेंगे जिसमें जिस स्टेप पे आप जहाँ रिक्वायरमेंट है उस स्टेप पे उस नॉलेज को आपसे शेयर करा जाएगा, ताकि क्लियरली आप समझ सको, ऑनेस्टली समझ सको चीज़ों को। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहली नॉलेज एक्सप्लेनेशन जो है हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्लाइन V4 ग्रुप की, V4 या K4 ग्रुप की, ठीक है। ये क्लाइन का ग्रुप है, क्लाइन एक मैथमेटिशियन थे, उनका ग्रुप। इसमें उन्होंने क्या बताया कि लेट इसमें जैसे नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ स्टार ग्रुप होता था, तो उन्होंने बोला नॉन एम्प्टी सेट जो जी है और स्टार है ये मेरी तरफ से ले लो। उन्होंने स्पेशली डिफाइन करा, कैसे करा देखिए, लेट अ नॉन एम्प्टी सेट जी और V4 या K4। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि जो नॉन एम्प्टी सेट आप जी लेते हो उसको जी नाम ना देके, V4 या K4 नाम दे दो। क्यों नाम ऐसा दे दो, के तो क्लाइन के नाम से पड़ा
और वी नाम दे सकते हो। और 4 ये इसलिए इन्होंने डिजिट लाया क्योंकि 4 इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 एलिमेंट। इन्होंने कहा कि जो आपका जी है नॉन एम्प्टी सेट, उसमें मैं एलिमेंट ऐसे प्रोवाइड करूँगा कि 4 ही एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। तो उनकी संख्या जो है 4 है, इसलिए क्लाइंट ने कहा कि मेरे नाम से K4 या V4 कह लो, और 4 इसलिए लगाओ क्योंकि 4 ही एलिमेंट मैं दूँगा। K4 नॉन एम्प्टी सेट में उन्होंने एलिमेंट्स रखे E, A, B, C, ये 4 एलिमेंट्स रखे, और उन्होंने खुद बोल दिया एब्स्ट्रैक्ट सेट हैं तो उनकी बातें ही माननी होंगी, वो बाइनरी ऑपरेशन भी खुद ही डिफाइन करेंगे और नॉन एम्प्टी सेट भी वो खुद ही देंगे, और फर्दर हमसे कहेंगे आप चेक कर लो अपने ग्रुप के कॉन्सेप्ट पे कि ये ग्रुप है कि नहीं। अगर है तो क्लाइंट V4 कह दो इसको, मेरे नाम से क्लाइंट V4 ग्रुप कह दो, K4 ग्रुप। तो हम लोग चेक करेंगे इसको। अभी K4 जो नॉन एम्प्टी सेट उन्होंने दिया, K4 का नाम क्या रखा गया समझ में आ रहा है, E, A, B, C 4 एलिमेंट। इन्होंने बोल दिया कि E जो है ये मेरे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि E जो है ये बाकी के A, B, C किसी से कंपोज होके सेम वही एलिमेंट दे देगा। E को इन्होंने आइडेंटिटी बोल दिया कि मेरे ग्रुप में ये आइडेंटिटी होगा। और ऑपरेशंस कैसे डिफाइन करी, इन्होंने रिजल्ट्स दे दिए कि स्टार जितनी पॉसिबिलिटीज थी स्टार किससे कंपोज होके क्या देगा। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट, इन्होंने अपने जो नॉन एम्प्टी सेट दिया उसमें बोला था कि E, A, B, C 4 एलिमेंट है, तभी तो K4 बोला था। अभी आइडेंटिटी को छोड़ के, इस आइडेंटिटी को छोड़ के A, B, C में कोई भी 2 आपस में कंपोज करेंगे अगर, तो वो तीसरा एलिमेंट देंगे, ऐसा इन्होंने बोला। फिर भी मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। E को छोड़ के A और B आपस में कंपोज करे तो तीसरा बचा कौन, C आ गया। B और C आपस में कंपोज करे तो बचा कौन, A आ गया। ऐसे इन्होंने बोला कि आपका C और A कंपोज करेगा तो B आ जाएगा। यानी इन्होंने कहा कि कंपोजिशन कुछ इस तरीके है कि E आइडेंटिटी को छोड़ के आपस में जो तीनों हैं उनमें से कोई तो कम्यूट करेगा तो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। और E को आइडेंटिटी बोल दिया है, E को इन्होंने खुद ही आइडेंटिटी बोल दिया है, तो E स्टार A आपका A होगा, E स्टार B B होगा, E स्टार C C होगा, ठीक है। और इन्होंने एक और बात बोली जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के रिगार्डिंग है, आगे उसको भी क्लियर करेंगे। इन्होंने कहा कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर सेंस ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी को छोड़ के कोई भी एलिमेंट खुद से कम्यूट करेगा अगर मेरे इस सेट का ग्रुप का, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। जैसे A खुद से कम्यूट करे या B खुद से कम्यूट करे तो आइडेंटिटी देगा, या C आपका खुद से कम्यूट करे तो आइडेंटिटी देगा, ठीक है। तो इन्होंने बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग क्या बातें बताई, इन्होंने कहा नॉन एम्प्टी सेट ये ले लो मुझसे, 4 एलिमेंट हैं इसलिए इसको K4 कहो, और आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स आपस में कंपोज करोगे तीसरा आएगा, ये मेरा कंपोजिशन का तरीका होगा। आइडेंटिटी बोला है इसलिए ये चीज़ें होंगी, आइडेंटिटी से कोई भी करेगा तो वही एलिमेंट आ जाएगा। और ये चीज़ जो इन्होंने दी, ये बोला कि जो आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हैं वो किसी दूसरे से करेंगे तो तीसरा आएगा, ठीक है। A B से करेंगे तो C आ जाएगा, कोई किसी 2 से करेंगे दूसरे से तो तीसरा एलिमेंट आएगा। लेकिन अगर ये आपस में कर जाएँ, ये A B C जो हैं अगर ये आपस में कंपोज करने की कोशिश करी जाए तो ये हमेशा आइडेंटिटी देंगे। इस तरीके इन्होंने डिफाइन कर लिया अपना नॉन एम्प्टी सेट, इन्होंने दिया K4 और अपने बाइनरी ऑपरेशन स्टार को इस तरीके डिफाइन करा। अब ये कह रहे हैं कि ग्रुप आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, और ये क्लाइंट V4 ग्रुप इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि इसकी फाइनाइट ग्रुप थियरी में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ग्रुप हैव अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन फाइनाइट ग्रुप थियरी। फाइनाइट ग्रुप थियरी में इसका इंपॉर्टेंस अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो हम लोग क्लाइंट की बात क्यों माने, इन्होंने जो नॉन एम्प्टी सेट दिया अपना बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा, उसको हम लोग देखते हैं। ग्रुप के लिए क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होनी चाहिए। बड़ी क्लेवरनेस से इन्होंने क्या किया, चतुराई से, कि आइडेंटिटी तो खुद ही बोल दिया है, बाकी 3 हम चेक कर लेते हैं। तो अभी एक तरीका तो क्या है, यहाँ पे चेक करने का एक तरीका और भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में बड़ा यूजफुल है। अपने पास अभी टारगेट क्या है कि क्लाइंट का जो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है उन्होंने E A B C का, और इसको स्टार के रिस्पेक्ट में उन्होंने जो डिफाइन करा था बाइनरी ऑपरेशन अपना, तो चेक करते हैं ग्रुप है कि नहीं। ग्रुप के लिए एक तरीका तो अपने पास क्या है कि वन वे इज हियर टू चेक द ऑल 4 एसेंशियल axioms all elements of K4 but regarding all elements of K4 but it's tedious and impractical। फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, जब आपके पास एलिमेंट्स पता होते हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं मतलब आप उनके कंपोजिशंस कर सकते हो, आप उनके रिजल्ट्स को देख सकते हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हम थ्योरेटिकल नहीं करते, हम उनको चीज़ों को करके देखते हैं। एक तरीका ये होता है करने का, कंपोजिशन टेबल उनकी बना लेते हैं, उनके सारे रिजल्ट्स का कलेक्शन कर लेते हैं। फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में क्या करते हैं हम
कि कंपोजिशन में हम लोग थ्योरेटिकल नहीं प्रूफ करते, हम लोग जितने पॉसिबल न्यूली बर्थ एलिमेंट होते सब निकाल लेते, फर्दर उनको चेक कर लेते। जैसे बोलते नहीं है कि क्लोजर के लिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, जी को बिलोंग कर रहा है तो ए स्टार बी भी बिलोंग करना चाहिए ग्रुप को। ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल बोलते हैं, क्लोजर के लिए जैसे बोलते हैं। तो अभी हम जी में अगर एलिमेंट हम फिक्स हो गए, फाइनाइट ग्रुप है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स ऐसे फिक्स हैं, इनफाइनाइट ग्रुप नहीं है। फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट जी आपका, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो ग्रुप फाइनाइट हो जाता है, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में अगर एलिमेंट्स कम है तो हम उनके कंपोजिशंस करके देख लेते हैं, रिजल्ट्स को ऐसे देखते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम मेथड बोलते हैं इसको। क्या करता है, ई ए बी सी को ऊपर लिखा है, इसको पेरेंट रो बोलते हैं, पेरेंट रो इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरेंट रो। और ये पेरेंट कॉलम रखा है ये बी सी का, ठीक है। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, जितने एलिमेंट्स होंगे, जितना इनके कंपोजिशंस का रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ये कंपोजिशन टेबल बनाते कैसे हैं, ये पेरेंट रो रखा, ये पेरेंट कॉलम रखा, सेम उसी ऑर्डर में रखते हैं। ई ए बी सी लिखा तो यहाँ भी ई ए बी सी लिखेंगे, उसी ऑर्डर में लिखेंगे। अभी ई आपका, ये आपका ई से कंपोज करेगा, तो उन्होंने क्या बोला था अपने बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग, क्लाइंट ने बताया था कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई तो किसी से भी कंपोज करेगा तो वही देगा। ई ने ई से कंपोज किया, ई देगा आइडेंटिटी से। ई आपका भी ए से कंपोज करेंगे तो ए ही देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई को अभी आप बी से कंपोज करेंगे तो बी देगा, सी से कंपोज करेंगे तो सी देगा। ये क्लाइंट ने बता रखा था, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रखा है ई को। अभी उन्होंने बोला था कि अगर आपका ए कोई भी 2 एलिमेंट्स आपस में करेंगे तो तीसरा देंगे। ए आपका ई से करेगा तो ए ही देगा, ठीक है। ए आपका ए से करेगा, आपस में करेंगे तो तीसरा देंगे, लेकिन अगर दूसरे से करेंगे और अगर आपस में ही ए से कम्यूट कर गया तो आइडेंटिटी दे देगा, बी बी से कर गया तो आइडेंटिटी देगा। तो अभी ए आपका बी से, ए और बी 2 डिस्टिंक्ट हैं तो ये तीसरा एलिमेंट सी दे देंगे, ठीक है। ऐसे जो वहाँ पे इन्होंने डिफाइन करा था, इसके बेस पे हम इन रिजल्ट्स को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक। ये आपकी फाइनली कंपोजिशन स्कीम मेथड है आपका, और फाइनली कंपोजिशन स्कीम आपकी तैयार हो जाती है। अभी फाइनाइट ग्रुप में अगर कंपोजिशन स्कीम आपके पास है, कंपोजिशन आपकी स्कीम आपके पास है, तो कैसे चेक करती है ग्रुप है कि नहीं। ग्रुप के लिए क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है कि हर जो न्यूली बर्थ एलिमेंट आए, जो कंपोजिशन का रिजल्ट आए, वो बिलोंग करना चाहिए आपके नॉन एम्प्टी सेट जो आपने कंसीडर कर रखा है। यहाँ पे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, कंपोजिशन के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, जरा इनको देखते हैं। ये रिजल्ट्स आप ध्यान से देखिए, ई है, ए बी सी है, ई है, यहाँ पे ये सारे रिजल्ट्स जो आ रहे हैं ई ए बी सी यही तो हैं। और क्लाइंट ने K4 जो नॉन एम्प्टी सेट दिया उसमें चारों एलिमेंट्स ले रखे हैं, यानी कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो K4 को बिलोंग कर रहे हैं। तो क्लोजर तो है आराम से। क्लोजर प्रॉपर्टी कंपोजिशन स्कीम में ऐसे देखते हैं कि ये जो आपका रिजल्ट आया है ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, नॉन एम्प्टी सेट को बिलोंग कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है। कंपोजिशन स्कीम एक बार बन गई तो हर चीज़ें क्लियर ऐसे हम निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी के रिगार्डिंग इन्होंने खुद बोल रखा है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो सो गुड है, हम जान गए कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। अगर ना बोलते तो कैसे चेक करते हम ऐसे चेक करते कि पेरेंट रो की कॉपिंग हो रही क्या। पेरेंट रो ये आपका है, पेरेंट रो क्या एज इट इज कहीं उतर रहा है रो में, देखिए ये ई ए बी सी एज इट इज उतर गया, पेरेंट रो के सेम है। अभी ऐसा होने का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन्होंने ई को बोला ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन जनरल अगर ना बोला होता तो हम देखते क्या पेरेंट रो एज इट इज कहीं कॉपी हो रहा है। तो हमने देखा ये कॉपी नहीं है, ए ई सी भी है, जबकि यहाँ ई ए बी सी लिखा हुआ है, ये भी नहीं कॉपी, ये भी नहीं कॉपी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पेरेंट रो की कॉपी हो गई है, यहाँ पे ई ए बी सी एग्जैक्टली पेरेंट रो कॉपी हो रहा है। और कॉपी करने की एबिलिटी किस एलिमेंट में है, इस ई की ये एबिलिटी थी, किसने कॉपी कर दिया। तो जिसके रिगार्डिंग जिसकी एबिलिटी है जो कॉपी करवा दे पेरेंट रो को, जो कॉपी करवा दे पेरेंट रो को, वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। कंपोजिशन स्कीम बनने के बाद हम ऐसे चीजों को करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने खुद क्लाइंट ने बोल रखा था ये आइडेंटिटी है तो उसको तो कॉपी करना ही था, पेरेंट रो को उसको कॉपी करना ही था। क्लोजर देख लिया, कैसे हम चेक करते हैं कंपोजिशन स्कीम से, क्लोजर देख लिया और ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख लिया। एसोसिएटिविटी देखने की जरूरत नहीं है, सारे ये जो एलिमेंट्स आपके हैं ये K4 में ही बिलोंग कर रहे हैं तो एसोसिएटिविटी है इनके बाइनरी ऑपरेशन में। अभी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें, इनवर्सेज कैसे खोजेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कंपोजिशन स्कीम में आपको क्या करना है, आप रो वाइज मूव करिए। पहले रो में आप देखिए आइडेंटिटी कहाँ आ रहा है, ये आइडेंटिटी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आइडेंटिटी आपका ये है। तो पहले एलिमेंट में आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बना किन दोनों, किन वो दो कौन एलिमेंट थे जिनकी वजह से आइडेंटिटी बना, ये ई और ई आपस में कंपोज हुए तो आइडेंटिटी बना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ई का इनवर्स खुद ई ही है।
मैंने ये चीज़ें आगे लिख रखी हैं कि K4 क्लोज्ड भी हो गया थ्योरी में, और इज कमिंग इन ईच रो, ये चीज़ मैंने लिख रखा है। डायग्रामेटिक व्यू में आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए मैंने बोला कॉपी हो रहा है, वो स्क्रीन पे दिख रहा है कॉपी हो रहा है, इसलिए ये पेरेंट रो कॉपी कर रहा है, इसलिए आइडेंटिटी है। और इसने उन्हें बोल भी रखा है K4 क्लोजर के लिए मैंने देखिए सर्कल करके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आपके ये कंपोज्ड एलिमेंट्स वो K4 को बिलोंग कर रहे हैं, तो क्लोजर है यहाँ पे। और फिर मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि इनवर्स के रिगार्डिंग, इनवर्स कैसे खोजेंगे कंपोजिशन स्कीम अगर आपके पास है फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में। तो आप देखिए पहले रो में आइडेंटिटी आया, आइडेंटिटी किन दो एलिमेंट्स की वजह से बना, आइडेंटिटी ई और ई की वजह से बना है यहाँ पे, यानी कि ई स्टार ई आइडेंटिटी आया। और इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार बी, दो एलिमेंट्स की वजह से अगर आइडेंटिटी बन जाए तो ए का इनवर्स बी हो जाता है, ये हमको पता था, ए का इनवर्स बी हो जाता है। तो यहाँ आइडेंटिटी बना है ई और ई की वजह से, तो ई इनवर्स, ई खुद की आइडेंटिटी, वैसे भी आइडेंटिटी का इनवर्स खुद, आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है, ठीक है। अभी दूसरे रो में देखते हैं आइडेंटिटी ये आया है, आइडेंटिटी बना किस वजह से, ए और ए की वजह से आइडेंटिटी बना है, ए स्टार ए आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या है, ए का इनवर्स ए है। ऐसे हम लोग तीसरे रो में देख लेंगे आइडेंटिटी किसकी वजह से बना, चौथे में देखेंगे आइडेंटिटी किसकी वजह से बना। ऐसे आइडेंटिटी जिन दो एलिमेंट्स की वजहों से बना है उसको ऐसे लिखेंगे, और वो दोनों एलिमेंट्स आपस में इन्वर्सेज हो जाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि क्लाइन V4 के केस में ये सब एलिमेंट खुद के इनवर्स आ रहे हैं, इनको सेल्फ इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं। जनरली आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हर ग्रुप में होती है कि वो सेल्फ इनवर्स है, लेकिन क्लाइन V4 ने अपना ग्रुप, इनका ग्रुप स्पेशल है, इसीलिए तो इसकी इंपॉर्टेंस आगे चल के। तो इनके ग्रुप में ये खास बात है कि वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट ये इन्होंने ले रखे हैं। इन्होंने अपना स्टार एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऐसी कुछ चीज़ नहीं बोली बाइनरी ऑपरेशन, इन्होंने अपना स्टार डिफाइन करा, और नॉन एम्प्टी सेट भी इन्होंने खुद का अपना दिया EABC। अभी अबेलियन चेक नहीं करना अपने को, लेकिन मैं यहाँ आपको सिखा दे रहा हूँ कंपोजिशन स्कीम से कैसे अबेलियन चेक करते हैं। क्या करना है, आप ये प्रिंसिपल डायगोनल जो है, प्रिंसिपल डायगोनल जो है इसको ऐसे मार्क कर लीजिए। फिर जरा ध्यान से देखिए आप कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जो हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं अपर ट्रायंगुलर, या क्या ये क्या लोअर ट्रायंगल से एकदम मिरर इमेजेस लग रहे हैं। ये देखिए ए यहाँ पे है, ए यहाँ है, बी है, बी है, सी सी, ये आप ध्यान से देखेंगे तो टोटली ये ऊपर के जो अपर ट्रायंगल है ये नीचे लोअर ट्रायंगल से मैचिंग हो रही इमेज के तरीके, यानी प्रिंसिपल डायगोनल, आपका प्रिंसिपल डायगोनल इज बिहेविंग एज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के तरीके बिहेव कर रहा है। अगर ऐसा हो जाए कंपोजिशन स्कीम में तो आप समझ लीजिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं, अगेन एंड अगेन कम्यूटेटिविटी है एलिमेंट्स के बीच में, ये तरीका है चेक करने का। और कम्यूटेटिविटी है मतलब कि वो करस्पॉन्डिंग ग्रुप जिसके लिए आपने बनाया है कंपोजिशन स्कीम, जिसके लिए आपने बनाया है वो अबेलियन है। हालांकि अबेलियन नहीं चेक करना था, क्लाइंट ने तो कल केवल इतना हमसे कहा था कि इतना टास्क दिया था कि K4 मेरा नॉन एम्प्टी सेट ले लो, नॉन एम्प्टी सेट ले लो EABC, और मैं अपना स्टार डिफाइन किए दे रहा हूँ, चेक कर लो कि ये ग्रुप है कि नहीं, अगर है तो क्लाइंट V4 ग्रुप कर दो। तो हमने इसको चेक किया, और साथ ही एक नया मेथड भी आपको इंट्रोड्यूस करके दिया कि कंपोजिशन स्कीम अगर फाइनाइट ग्रुप्स हैं तो कंपोजिशन स्कीम से कैसे चेक करते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स। आई होप आपको समझ में आ गए। फिर भी क्लियर नहीं है तो किसी भी वीडियो में अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं तो आप कमेंट करिए, मैं उस इस टॉपिक पे अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। क्लाइंट V4 ग्रुप पता चल गया आपको, अबेलियन भी होता है, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, एक नया ग्रुप आपके सामने इंट्रोड्यूस हो गया, क्लाइंट V4 ग्रुप, ठीक है। तो अभी ये पता चल गया कि क्लाइंट V4 एक ग्रुप है। अभी मेथड सब ग्रुप प्रूफ करने का नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नॉलेज कैप्सूल ही अभी चल रहा है उस थ्योरम के रिगार्डिंग जो आपको प्रॉब्लम हुई थी, क्लियर एक्सप्लेनेशन का प्रॉमिस है मेरा आपसे, इसलिए मैं एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। क्लाइंट V4 इंट्रोड्यूस किया है, उस थ्योरम की प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करी इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है आपसे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए।